नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट दिसंबर 2021 के दिनांक 20 दिसंबर शिफ्ट के पेपर के अंग्रेजी पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। यदि आप सीटेट दिसंबर 2021 के सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 121 से 128 तक दिए गए पैराग्राफ पर पूछा गया था। चलिए एक बार जल्दी से पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। सैड इंडिड, इंडिड का मतलब होता है वास्तव में। सैड इंडिड इज द लॉट ऑफ लोन मतलब अकेला, पायोनियर हु स्विम्स अगेंस्ट द करंट ऑफ एप्थी, एप्थी मतलब होता है उदासीनता, और इग्नोरेंस यानी कि अज्ञानता, और हॉस्टिलिटी मतलब कि शत्रुता, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा हॉस्टिलिटी ऑफ हिज टाइम। तो इस पूरे लाइन का अर्थ हो जाएगा वास्तव में एक अकेला है जो अपने समय की उदासीनता, अज्ञानता और शत्रुता की धारा के खिलाफ तैरता है। आगे पढ़िए। द फैक्ट दैट प्रॉस्पेरिटी, इसका मतलब होता है समृद्धि, ऑफन मतलब प्रायः, अंडरस्टैंड्स हिम बेटर एंड ऑनर्स, ऑनर्स मीन्स सम्मान होता है, ठीक है। हिम इज ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस मतलब होता है परिस्थिति, ठीक है, ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। तो इसका अर्थ ये हो गया कि तथ्य यह है कि समृद्धि अक्सर उसे बेहतर समझती है, यदि उसके जीवन काल में कोई परिणाम नहीं होता है तो उसका सम्मान करता है। आगे पढ़िए। सॉक्रेट्स पेड द अल्टीमेट प्राइस फॉर हिज कन्विक्शंस, कन्विक्शंस का मतलब होता है दोष सिद्धि, बट इज टुडे रैंक्ड एमंग ऑल टाइम ग्रेट थिंकर्स, मतलब कि सॉक्रेट्स ने अपने दोष सिद्धि के लिए अंतिम कीमत चुकाई, लेकिन आज उन्हें महान विचारकों में स्थान दिया जाता है। आगे पढ़िए। इवन इन टेक्निकल सब्जेक्ट लाइक साइंस वन कैन नॉट फॉरगेट द ऑर्डियल दैट गैलीलियो वेंट थ्रू, यानी कि विज्ञान जैसी तकनीकी विषय में भी गैलीलियो की कठिन परीक्षा को कोई नहीं भूल सकता है। आगे पढ़िए। हिज प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर कहने का मतलब कि पूर्ववर्ती, निकोलस कॉपरनिकस वाज स्मार्टर फॉर नॉट रिवीलिंग, रिवीलिंग का मतलब खुलासा करना, हिज थियरी ऑफ द सोलर सिस्टम अंटिल ही वाज ऑन हिज डेथ बेड, यानी कि अपने मृत्युशैया पर जाने तक उनके पूर्ववर्ती निकोलस कोपरनिकस ने सौर मंडल के अपने सिद्धांत को जारी नहीं किया था, यानी उसका खुलासा नहीं किया था। आगे देखिए। समवॉट बेटर बट स्टिल बिटर, बिटर कहने का मतलब कि कसैला या फिर कड़वा होता है, ठीक है। वाज द फेट ऑफ चार्ल्स बेबेज द 19th सेंचुरी इंग्लिश मैथमेटिशियन हु with amazing insight thought up all the essential features of the modern computer and labored prodigiously during his lifetime to turn them into reality, यानी कि 19वीं सदी के अंग्रेजी गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज का भाग्य थोड़ा बेहतर था, लेकिन फिर भी ये कड़वा सच था। उन्होंने आधुनिक कंप्यूटर की सभी आवश्यक विशेषताओं के बारे में आश्चर्यजनक रूप से सोचा और अपने जीवन काल के दौरान उन्हें वास्तविकता में बदलने के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम किया। आगे पढ़िए। सैडली ऑल हिज एफर्ट्स केम टू ए नॉट इन प्रैक्टिस एंड वनली ड्रू डेरिसन फ्रॉम हिज कंटेम्प्रेरीज, कंटेम्प्रेरीज मतलब कि समकालीन, ठीक है। तो इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा कि अफसोस की बात यह है कि उनके सभी प्रयास व्यवहार में नहीं आए और केवल उनके समकालीनों का उपहास हुआ। आगे पढ़िए। हिज नेम वेंट इनटू ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन का मतलब होता है गुमनामी, ठीक है, यानी कि उनका नाम गुमनामी में चला गया। किसका? चार्ल्स बेबेज की बात हो रही है। टिल द डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर मेड साइंटिस्ट रियलाइज, यानी कि जब तक कि आधुनिक कंप्यूटर का निर्माण साइंटिस्ट के द्वारा नहीं कर लिया गया और तब उन्हें एहसास हुआ कि चार्ल्स बेबेज जो कि पूर्व ज्ञानी थे, प्रिसिएंट का मतलब होता है पूर्व ज्ञानी, ठीक है, कितने ज़्यादा पूर्व ज्ञानी थे, कहने का मतलब कि जब मॉडर्न साइंटिस्ट के द्वारा मॉडर्न कंप्यूटर बना लिया गया और उन्हीं के कॉन्सेप्ट पर जो कि चार्ल्स बेबेज ने बताया था, तब उनको एहसास हुआ कि चार्ल्स बेबेज कितने ज्ञानी थे। आगे पढ़िए। इट हैज़ बीन द ड्रीम ऑफ मैनकाइंड टू मेक मशीन्स डू द लेबोरियस uninteresting but necessary mathematical calculations involved in commerce, finance and census etc, यानी कि जो बहुत ज़्यादा मेहनत मांगने वाले कैलकुलेशंस होते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जिसमें इंटरेस्ट नहीं होता है लोगों का, लेकिन यह मानव जाति का सपना रहा है कि मशीनों को श्रम साध्य और दिलचस्प लेकिन आवश्यक गणितीय गणनाओं को वाणिज्य, वित्त में यानी कि फाइनेंस में और सेंसस में आदि में इसको शामिल किया जाए। आगे पढ़िए। द अर्लीस्ट सच डिवाइसेज वाज
द अबेकस इन्वेंटेड 2500 ईयर्स एगो एंड विच इज स्टिल वाइडली इन यूज इन द फार ईस्ट। यानी कि इससे पहले जो अबेकस था उसकी खोज की गई थी लगभग 2500 साल पहले, जो कि अभी तक वाइडली यूज किया जा रहा था। आगे पढ़िए, द इन्वेंशन ऑफ द लॉगरिथम यानी लॉग की बात की जा रही है, एंड द स्लाइड रूल वाज द नेक्स्ट मेजर स्टेप सेवरल कंट्रीज लेटर। इन द 17th century, Blaise Pascal and Leibniz developed the first mechanical adding machine using gear wheels. Then चार्ल्स बेबेज केम इन द सीन। यानी कि जब 17वीं शताब्दी में ब्लेज पास्कल और लेबनीज के द्वारा एक मैकेनिकल मशीन जो कि गियर व्हील्स पर बेस्ड था, जब इसकी खोज की गई, जब इसको बनाया गया, तब जो चार्ल्स बेबेज थे वह मुख्य धारा में आए, यानी कि तब उनको पहचान मिली। इस पैराग्राफ पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया था, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला दिया गया है द पैसेज इज अबाउट अ मैन, यानी कि जो पैसेज है वो किस प्रकार के आदमी के लिए है। पहला दिया गया हु ब्लेजेज ट्रेल इन एनी फील्ड, यानी कि जो किसी भी क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ता है। तो आपने देखा चार्ल्स बेबेज की बात की गई थी और भी जो गैलीलियो की बात की गई थी। तो ये अपने अपने फील्ड में एक मुकाम हासिल कर चुके हैं, यानी कुछ ना कुछ उपलब्धि हासिल कर चुके हैं, कुछ ना कुछ छाप छोड़ चुके हैं। तो ये बिल्कुल पॉजिटिव था, इस वजह से पहला वाला ऑप्शन सही है। दूसरा देखिए, हु गेन्स रिकग्निशन इन हिज लाइफ टाइम। अब यहाँ पर देख लीजिए, चार्ल्स बेबेज जब पहली बार कंप्यूटेशन या और कंप्यूटर के बारे में बता रहे थे तो उनका उपहास हुआ था, यानी कि उन्हें उस समय तवज्जो नहीं दिया गया था, उस समय उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि उनको लाइफ टाइम रिकॉग्नाइज किया गया था। ऐसा नहीं है, जब अन्य वैज्ञानिकों के द्वारा कंप्यूटर का निर्माण हुआ तब एहसास हुआ कि चार्ल्स बेबेज ने कितनी बड़ी बात और कितने पहले बता दी थी, तो उनको रिकग्निशन नहीं मिला था लाइफ टाइम, इस वजह से ये निगेटिव था और उत्तर नहीं होगा। सी वाला ऑप्शन देखिए, हु फेसेज नो ऑर्डियल्स, यानी कि इस प्रकार के मुद्दे जिसने ना फेस किया हो। तो ये तो इसके बारे में था नहीं, ऐसे लोगों के बारे में पैराग्राफ में बताया गया है जो कि अपनी अलग मुख्य धारा में चल रहे थे और भले ही उनका उपहास हो तो ये इस प्रकार के मुद्दों से ही जुड़ा हुआ था, तो इस वजह से ये निगेटिव है, आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, हु स्विम्स विथ द करंट। स्विम्स विथ द करंट मतलब कि जो धारणा चल रही है उसके साथ ही चलना, और ये जो पैराग्राफ में दिया गया है वो उन लोगों के बारे में बताया गया है जो कि धारणा के विपरीत चल रहे थे, यानी कि अपनी कुछ अलग स्टेटमेंट दे रहे थे, अपना कुछ थियरी अलग दे रहे थे, तो ये भी गलत है। अब देखिए, दिए गए विकल्प में ए केवल सही है। अब विकल्प पर ध्यान दीजिए, पहला कह रहा है कि ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स। यहाँ पर ए सही था और बी फॉल्स है, ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है। दूसरा देखिए, बी इज ट्रू, बी यहाँ पर ट्रू नहीं है बल्कि गलत था, इस वजह से गलत हो गया। देखिए, बोथ ए बी एंड डी आर ट्रू, बी और डी दोनों गलत थे, इस वजह से ये भी नहीं होगा। चौथा देखिए, बोथ ए एंड सी आर फॉल्स। अब यहाँ पर जो ए था वो फॉल्स नहीं था बल्कि ए ट्रू था, इस वजह से ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 ए जो था वो सत्य था और बी गलत था, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, द सेंट्रल आइडिया यानी मुख्य बिंदु क्या है इस पैसेज का। पहला देखिए, दैट मैन ऑफ जीनियस आर थॉट वेरी हाईली बाय देयर कंटेम्प्रेरीज। कंटेम्प्रेरीज का मतलब समकालीन, यानी कि जो लोग जीनियस होते हैं उनके जो समकालीन हैं वो उनको बहुत उच्च दर्जा देते हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ पर समकालीनों के द्वारा ही उपहास उड़ाया गया था, इस वजह से ये गलत हो गया। दूसरा देखिए, दैट देयर कंटेम्प्रेरीज यानी कि जो उनके समकालीन थे, आर जेलस ऑफ देम। जेलस मतलब उनसे घृणा करते थे, उनसे जलते थे। तो ये एक तरीके से पैराग्राफ में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया, इस वजह से नहीं हो सकता। चौथा देखिए, दैट दे डाई ए हैप्पी डेथ। यहाँ पर हैप्पी डेथ नहीं था उनका। गैलीलियो की अगर बात की जाए तो पैराग्राफ में साफ मेंशन किया गया है कि ये हैप्पी डेथ नहीं कहा जा सकता, तो ये गलत था। एक ही ऑप्शन बचा, दैट दे हैव टू स्ट्रगल अलॉट, यानी उनको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा था। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। जो निगेटिव होगा, जो सही नहीं होगा, वहीं आपका उत्तर होगा। देखिए, पहला यहाँ पर दिया गया स्टेटमेंट, पॉयनियर्स इन एनी फील्ड आर डिफीटेड बाय देयर सोसाइटी। यही तो पैराग्राफ का मेन थीम है कि जब आप कुछ नया करते हैं, मुख्य धारा से अलग करते हैं, तो जो आपकी सोसाइटी है वो आपको दबाने की कोशिश करती है, आप पर हंसती है। तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव है, और चूंकि हमें नेगेटिव चुनना था इस वजह से ये उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, दे आर लुक्ड एट विथ डिसफेवर। इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है।
पॉजिटिव है यानी कि सही है। क्यों? क्योंकि पैराग्राफ में बताया गया है कि जब आप कुछ नया करने जाते हैं तो समाज के लोग आपको घृणा की दृष्टि से देखते हैं, आपके जो समकालीन हैं वो ही आपसे जलने लगते हैं, जेलस होते हैं। तो ये भी पॉजिटिव था, इस वजह से उत्तर नहीं होगा पैराग्राफ के अनुसार। ठीक है, अब देखिए चौथा दिया गया है, दे हैव टू कोप विथ द हॉस्टिलिटी ऑफ देयर टाइम्स। हॉस्टिलिटी का मतलब शत्रुता की बात की जा रही है, यानी कि दे हैव टू कोप विथ द हॉस्टिलिटी ऑफ देयर टाइम्स, यानी कि उन्हें अपने समय के शत्रुओं का भी सामना करना पड़ता है। तो ये भी पैराग्राफ में बिल्कुल सही मेंशन किया गया है, इस वजह से ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3, दे आर पैट्रोनाइज्ड बाय द स्टेट। ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें राज्य के द्वारा संरक्षण दिया जाता था। ये विकल्प बिल्कुल गलत है, ऐसा कोई भी संरक्षण राज्य के द्वारा नहीं दिया जाता था। और चूंकि आपसे नॉट ट्रू यानी गलत वाला ही पूछा गया था, इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, गैलीलियोज टेल वाज। टेल मतलब की कहानी। तो जो गैलीलियो की कंडीशन थी वो कॉपरनिकस से बेकार थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 वर्स देन दैट ऑफ कॉपरनिकस इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, द वर्ड एप्थी यूज्ड इन द पैसेज मीन्स। एप्थी का मतलब होता है कि उदासीनता। ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है इनडिफरेंस, इसका भी मतलब उदासीनता ही होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड हॉस्टिलिटी एज यूज्ड इन द पैसेज। यानी कि दिए गए पैराग्राफ में जो वर्ड हॉस्टिलिटी दिया गया है उसका विलोम क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है शत्रुता, शत्रुता का उल्टा यानी विलोम मित्रता होगा। तो यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर 4 फ्रेंडलीनेस इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर। यानी कि दिए गए यहां पर वाक्य में किस पार्ट में गड़बड़ी है। देखिए दिया गया है वाक्य, आई इंक्वायर्ड ऑफ हिम दैट वाई ही इज सो नेग्लिजिएंट इन हिज स्टडीज। यानी इसका हिंदी में अर्थ हुआ कि मैंने उससे पूछताछ किया कि आखिर पढ़ाई में वह इतना लापरवाह क्यों है। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये पहला वाला बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरे वाले की अगर बात की जाए तो यहाँ पर दैट लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। आप डायरेक्टली ऐसे कह सकते थे, आई इंक्वायर्ड ऑफ हिम वाई ही इज सो नेग्लिजिएंट इन हिज स्टडी। तो दैट यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी में ही गलती है और इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि आपसे एरर पूछा गया था कि किस पार्ट में है। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो। यानी दिए गए सेंटेंस में जो अंडरलाइंड वर्ड है मेनी, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा। यहां पर दिया गया है सेंटेंस, गैलीलियो हैड टू गो थ्रू मेनी ऑर्डियल्स। यानी कि गैलीलियो को कई परीक्षाओं से होकर के गुजरना पड़ा था। अब यहां पर देखिए इसका मतलब क्या हो गया, परीक्षा हो गया। ठीक है, कई परीक्षाओं कई परिस्थितियों से होकर के गुजरना पड़ा था, इसका मतलब ये हुआ। अब परीक्षा जो है वो अपने आप में संज्ञा है यानी कि नाउन है। ठीक है, अब नाउन या फिर प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव होता है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि वो कई परीक्षाओं से, मेनी का मतलब कई। अब कई जो है वो परीक्षा की विशेषता बताया जा रहा है कई के द्वारा कि उसको कई सारे परीक्षाओं से होकर के गुजरना पड़ता है, यानी कि जो नाउन की विशेषता बता रहा है वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 129 से 135 तक दिए गए पैराग्राफ पर पूछा गया था। चलिए जल्दी से पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। हेल्थ केयर इज द राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल बट लैक मतलब कमी ऑफ क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, डर्थ मतलब होता है अकाल ऑफ क्वालिफाइड मेडिकल फंक्शनरीज एंड नॉन एक्सेस टू बेसिक मेडिसिन एंड मेडिकल फैसिलिटीज, थ्रॉट्स, यहाँ पर थ्रॉट्स का मतलब होता है विफल होना। ठीक है, इट्स रीच टू 60% ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। यानी कि हेल्थ केयर प्रत्येक मनुष्य का यहाँ पर अधिकार है, लेकिन डर्थ ऑफ क्वालिटी मेडिकल फंक्शनरीज यानी कि अकाल के वजह से जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है उनकी अकाल के वजह से ये लगभग 60% से ज़्यादा इंडिया के पॉपुलेशन तक पहुंचने में विफल रही है। आगे पढ़िए, अ मेजॉरिटी ऑफ 700 मिलियन पीपल लिव्स इन रूरल एरियाज। यानी कि लगभग 700 मिलियन से ज़्यादा लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। वेयर द कंडीशन ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज इज डेप्लोरेबल यानी कि खेदजनक है। यानी कि ज़्यादातर यहाँ पर 700 मिलियन से भी ज़्यादा लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जहाँ पर ये कंडीशंस और भी ज़्यादा खेदजनक है। कंसिडरिंग द पिक्चर ऑफ ग्रीम फैक्ट्स देयर इज अ डायर नीड ऑफ न्यू प्रैक्टिसेज एंड प्रोसीजर्स टू इंश्योर दैट क्वालिटी एंड टाइमली हेल्थ केयर रीचेज द डिप्राइव्ड कॉर्नर्स ऑफ द इंडियन विलेजेज। यानी कि ये बहुत ज़रूरी हो गया, इस पर विचार करना ज़रूरी हो गया है कि जो प्रैक्टिसेज हैं
और साथ ही साथ जो प्रोसीजर्स हैं इसको इंश्योर किया जाए क्वालिटी और टाइमली हेल्थ केयर के लिए, ताकि ये गांव-गांव के दूर दराज इलाकों में भी पहुंच सके। ठीक है, दो अ लॉट ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स आर बीइंग रन बाय द गवर्नमेंट, बट द सक्सेस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ दीज प्रोग्राम्स इज क्वेश्चनेबल ड्यू टू गैप्स इन द इम्प्लीमेंटेशन। यानी कि हालांकि सरकार ने बहुत सारे प्रोग्राम और पॉलिसीज बनाई हैं, लेकिन ये हमेशा सवालों के घेरे में ही रहती है। क्यों? क्योंकि ये इनका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है उसमें बहुत बड़ा गैप होता है, जिससे ये जन जन तक सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं। आगे बढ़िए। इन रूरल इंडिया यानी ग्रामीण क्षेत्रों में वेयर द नंबर ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, जिसे PHC कहा जाता है, इज लिमिटेड, 8% ऑफ द सेंटर्स डू नॉट हैव डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ्स। यानी कि जो ये प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं इनमें से 8% से ज़्यादा ऐसे हैं जिनके पास डॉक्टर्स ही अवेलेबल नहीं है और मेडिकल स्टाफ अवेलेबल नहीं है। आगे पढ़िए। 39% डू नॉट हैव लैब टेक्नीशियन, यानी कि 39% के पास लैब टेक्नीशियन नहीं है। एंड 18% ऑफ PHC डू नॉट इवन हैव अ फार्मासिस्ट, यानी कि लगभग 18% के पास फार्मासिस्ट भी नहीं है। इंडियन ऑल्सो अकाउंट्स फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मैटरनिटी डेथ, यानी कि इंडिया सबसे ज़्यादा यहाँ पर मातृत्व मृत्यु होती है। मैटरनिटी का मतलब मातृत्व, ठीक है। अ मेजॉरिटी ऑफ दीज आर इन रूरल एरियाज, यानी कि इनमें से ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। एंटरनल केयर एंड डू नॉट एक्सटेंड टू मोर क्रिटिकल सर्विसेज लाइक लेबर एंड डिलीवरी, वेयर प्रॉपर मेडिकल केयर कैन सेव लाइट इन द केस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में ये मृत्यु ज़्यादा होती है क्योंकि क्रिटिकल सर्विसेज जैसे कि लेबर हो गया और डिलीवरी हो गया, इस प्रकार की सही से प्रॉपर मेडिकल केयर नहीं हो पाता है। ठीक है, और आगे अगर पढ़ें, ड्यू टू नॉन एक्सेसिबिलिटी ऑफ पब्लिक हेल्थ care and low quality of health care service, a majority of people in India turn to the local private health sector as their first choice of care। यानी कि चूँकि सरकारी जो भी हेल्थ केयर सेंटर है उनकी स्थिति बहुत ख़राब है, इसीलिए ज़्यादातर लोग प्राइवेट हेल्थ केयर प्रीफर करते हैं यहाँ पर फर्स्ट चॉइस के तौर पर। ठीक है, आगे देखिए। इफ़ वी लुक एट द हेल्थ landscape of India, 92% of the healthcare visits are to private providers, of which 70% is urban population। यानी कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि 92% ऑफ हेल्थ केयर विजिट, यानी कि जितनी भी हेल्थ केयर के लिए विजिट होती है उनमें से 92% प्राइवेट प्रोवाइड्स करता है। ठीक है, ऑफ विच 70% इन अर्बन पॉपुलेशन, जिसमें से 70% शहरी क्षेत्र की पॉपुलेशन आती है। आगे पढ़िए। हाउ एवर प्राइवेट हेल्थ केयर इज एक्सपेंसिव, यानी कि जबकि ये जो प्राइवेट हेल्थ केयर है वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, एक्सपेंसिव हैं। ऑफन अनरेगुलेटेड एंड वेरिएबल इन क्वालिटी, जो कि यहाँ पर रेगुलेट नहीं किए जा रहे हैं किसी सरकारी संस्था के माध्यम से। ठीक है, एंड वेरिएबल इन क्वालिटी, उनके क्वालिटी में भी वेरिएबल है। बिसाइड्स बीइंग unreliable for the illiterate, it is also expensive for low income rural folks। आगे पढ़िए। to control the spread of disasters and reduce the growing rates of mortality due to lack of adequate health facilities, special attention needs to be given टू द हेल्थ केयर इन रूरल एरियाज। यानी कि इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए स्पेशल यहाँ पर अटेंशन की आवश्यकता है रूरल एरियाज में, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में। द की चैलेंजेज इन द हेल्थ केयर सेक्टर आर लो क्वालिटी ऑफ केयर, पुअर अकाउंटेबिलिटी, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड लिमिटेड एक्सेस to facilities। Various organizations are coming together for improvement in healthcare and technology plays a crucial role implementation of these challenges। तो ये पूरा पैराग्राफ हो गया। अब चलिए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। पहला दिया गया है स्टेटमेंट, द कंडीशन ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज इन इंडियन विलेजेस डज नॉट लीव एनी थिंग टू बी डिजायर्ड। यानी कि ये कहा जा रहा है कि इंडियन विलेज में कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है जो कि छोड़ी गई है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल निगेटिव था क्योंकि यहाँ पर सबसे दुर्दशा की बात की जा रही है इस पैराग्राफ में। तो पहला निगेटिव हो गया, गलत हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए, टाइमली हेल्थ केयर इज विद इन ईजी एक्सेस ऑफ इंडियन टाउन्स। इंडियन टाउन्स की बात की जा रही है, यानी कि भारत के शहरों की बात की जा रही है। इसमें ना तो अर्बन एरिया की बात की गई है, ना तो
यहाँ पर रूरल एरिया की बात की गई है, इंडियन विलेजेस की बात की गई है, इंडियन टाउन्स की बात की गई है, तो ये बिल्कुल निगेटिव है। ठीक है। सी वाला देखिए, द स्टेट ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया विलेजेस इज पिटीफुली बैड, ये बिल्कुल पॉजिटिव था, क्योंकि पूरे पैराग्राफ में यहाँ पर हेल्थ केयर सिस्टम की कमी को ही बताया गया है, तो ये पॉजिटिव था, इस वजह से बिल्कुल सही होगा। डी वाला देखिए, लेस देन 700 मिलियन पीपल इन इंडियन विलेज हैव द एडवांटेजेस ऑफ एडिक्वेट मेडिकल फैसिलिटीज, तो यहाँ पर इस प्रकार का कोई भी फैसिलिटीज नहीं है, तो ये निगेटिव था, इस वजह से गलत उत्तर हो जाएगा। अब चलिए विकल्पों पर एक बार ध्यान दे लेते हैं। पहला विकल्प दिया गया है ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, यहाँ पर देखिए ए जो है वो गलत है, तो यहाँ पर ट्रू दिया गया है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए बी इज ट्रू, जबकि हमारा बी क्या है, बी भी गलत है, तो यहाँ पर ट्रू कहा रहा है, इस वजह से ये भी गलत हो जाएगा। सी वाला देखिए सी इज ट्रू, यहाँ पर देखिए सी ट्रू है एंड डी इज फॉल्स, तो ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार डी वाले को देख लेते हैं, ए इज फॉल्स, ए ठीक है, ए फॉल्स है, और डी इज ट्रू बता रहा है, लेकिन डी भी फॉल्स है, तो इस वजह से ये भी गलत हो जाएगा। तो यानी कि दिए गए विकल्पों में ऑप्शन नंबर सी इज ट्रू एंड डी इज फॉल्स इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, द पैसेज टॉक्स अबाउट, यानी कि पैसेज किसके बारे में बात कर रहा है। पहला देखिए, द सक्सेस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेल्थ केयर एंड प्रोग्राम इन सेमी अर्बन एरियाज ऑफ इंडिया, यहाँ पर जो इम्प्लीमेंटेशन होता था, जो सरकार के द्वारा हेल्थ केयर पॉलिसीज लाई जाती थी या फिर जो स्कीम लाई जाती है, वो सही से इंप्लीमेंट नहीं हो पाता, ये पैराग्राफ में बोला जा रहा है। लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, जो कि गलत कर दे रहा है, इस वजह से ये उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, द अर्जेंट नीड टू प्रॉप अप मेडिकल फैसिलिटीज इन सब अर्बन एरियाज ऑफ इंडिया, तो पैराग्राफ में इस बात का भी कोई जिक्र नहीं किया गया, इस वजह से नहीं होगा। चौथा देखिए, द इनएफिशिएंसी ऑफ इंडियन डॉक्टर्स टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ फैसिलिटीज, यहाँ पर इनएफिशिएंसी कहने का मतलब कि अपने आप में डॉक्टरों में कमी है, जबकि ऐसा नहीं है, डॉक्टर की कमी है और डॉक्टर में कमी है, दोनों में अंतर है। यहाँ पर डॉक्टर में कमी बताई जा रही है, इस वजह से ये उत्तर नहीं हो सकता, गलत है। ठीक है, क्योंकि डॉक्टरों की कमी बताई गई थी पैसेज में। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3, द इम्प्रूवमेंट ऑफ रूरल हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया, तो ये वाला पैराग्राफ में चर्चा किया गया है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न पूछा गया था, द पैसेज मेक्स द पॉइंट दैट, यानी कि पैसेज के अनुसार इसमें से कौन सा पॉइंट सही है। पहला देखिए, मेडिकल फैसिलिटीज आर नाउ अवेलेबल टू लार्ज नंबर ऑफ रूरल सिटीजन, यानी ये कहा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर लोगों को मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है, जो कि विकल्प बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। दूसरा देखिए, अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन डाई वाइल गिविंग बर्थ टू चिल्ड्रन, याद करिए पैराग्राफ में मैटरनिटी की बात की गई थी, तो ये विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत सी महिलाएं यहाँ पर प्रेगनेंसी के दौरान और मैटरनिटी के दौरान जो डिलीवरी होती है, उस दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल ना होने के कंडीशन में, तो दूसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही है पैराग्राफ के अनुसार। तीसरा देखिए, मोर देन 60% ऑफ रूरल पॉपुलेशन हैज़ एक्सेस टू बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़, यहाँ पर 60% से ज़्यादा जो यहाँ पर रूरल पॉपुलेशन है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनको बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेलेबल है, एक्सेस है, ये बोला जा रहा है, जो कि विकल्प निगेटिव है, आपका उत्तर नहीं होगा पैसेज के अनुसार। चौथा देखिए, अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी मेडिकल फंक्शनरीज इज नो लॉन्गर अ प्रॉब्लम, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि क्वालिटी मेडिकल फैसिलिटीज कोई प्रॉब्लम नहीं है इंडिया में, जबकि ये पैसेज में बिल्कुल इसके उल्टा दिया गया है, यानी कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यानी कि दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा कथन गलत है। पहला देखिए, ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर हेल्थ केयर पीपुल इन इंडिया टर्न टू लोकल प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर, यानी कि प्रॉपर हेल्थ केयर सरकारी विभागों में उपलब्ध ना होने की वजह से जो इंडियन पीपल हैं वो लोकल प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर की तरफ जाते हैं, ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव था, तो इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ये पैसेज में दिया गया है और नॉट ट्रू आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तीसरा देखिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स प्रूव प्रोडक्टिव ओइंग टू गैप इन इम्प्लीमेंटेशन, ये विकल्प बिल्कुल गलत है, क्योंकि पैसेज के अनुसार जो पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की वो सही से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं, तो ये यहाँ पर ये इसका उल्टा दिया गया, इस वजह से आपका गलत हो गया। चौथा देखिए, द
इन इंडिया मोस्ट ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स आर पुअरली इक्विप्ड। ये बात भी बिल्कुल सही बताई गई है, क्योंकि पैसेज में ये बताया गया कि कई जगह डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, मेडिकल स्टाफ अवेलेबल नहीं है, कई जगह फार्मासिस्ट अवेलेबल नहीं है, कई जगह जो लेबोरेटरी होती है वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर पुअरली इक्विप्ड का मतलब यही हुआ कि सभी चीज़ें अवेलेबल नहीं है। तो ये बिल्कुल पॉजिटिव था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि नॉट ट्रू आपसे पूछा जा रहा है। एक ही विकल्प बचा। आप स्क्रीन पर देखिए ऑप्शन नंबर 2, द सिनेरियो इन पब्लिक हेल्थ केयर हार्डली रिक्वायर्स न्यू प्रैक्टिसेज एंड प्रोसीजर्स। यानी ये कहा जा रहा है कि बहुत मुश्किल से न्यू प्रैक्टिस और प्रोसीजर की जरूरत है पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर में, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरत है पैसेज के अनुसार। तो ये बिल्कुल विरोधाभास था, इस वजह से यही आपका गलत होगा। और चूंकि नॉट ट्रू पूछा गया था, इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, द वर्ड थॉट्स यूज्ड इन द ओपनिंग सेंटेंस ऑफ द पैसेज मीन्स। इसका मतलब ये था कि विफलता, ठीक है, और इससे मिलता जुलता आपको यहाँ पर बताना है कि क्या होगा इसका मतलब। तो इसका मतलब होगा ऑब्स्ट्रक्ट्स। ऑब्स्ट्रक्ट्स का मतलब होता है रोकना या फिर नुकसान पहुंचाना। तो ये कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है, यानी कि वहाँ पर विफलता हो रही थी और यहाँ पर भी रोकने के सेंस में आ रहा है। इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड लैक। एंटोनिम कहने का मतलब कि इसका विलोम शब्द पूछा जा रहा है किसका, लैक का। लैक का मतलब होता है कमी। और यहाँ पर देखिए प्लेंटी, प्लेंटी का मतलब होता है बहुतायत में या फिर समृद्धि। तो कमी का यहाँ पर उल्टा हो जाएगा बहुतायत या फिर समृद्धि। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेंस एन एरर। यानी किस पार्ट में इसमें एरर है। देखिए, आई शैल नॉट बी एबल टू रीच योर प्लेस अनलेस यू डू नॉट गिव मी एन आर। तो ऑप्शन नंबर 3 में देखिए यहाँ पर एरर होगा। ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट करेक्शन टेक्निक। यानी कि कक्षा में जब बालक कुछ गलती करे तो उसको सुधार करने के लिए सबसे अच्छी टेक्निक क्या है। अब चलिए विकल्पों पर विचार करते हैं। पहला विकल्प दिया गया, द लर्नर्स शुड बी करेक्टेड एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। यानी बच्चा जैसे ही गलती कुछ बोला उसको तुरंत सुधार कर देना चाहिए। ये विकल्प पॉजिटिव हो सकता है, मैं स्टार लगा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है इससे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर आपको मिले। दूसरा देखिए, करेक्शन वर्क शुड बी डन एज अ होल क्लास एक्टिविटी। यानी कि जो करेक्शन करना है शिक्षक को वो पूरे क्लास के सामने करे, इस वजह से कि जो अन्य शिक्षार्थी हैं वो भविष्य में इस प्रकार की गलती को फिर से दोबारा ना रिपीट करें। तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव था, क्योंकि अगर आप पर्सनली किसी शिक्षार्थी को बता रहे हैं कि तुमने ये गलती की है, अगर पूरे क्लास के सामने उसको बताया जाए कि इस गलती को इस प्रकार से सुधारा जा सकता है, तो निश्चित तौर पर पूरी कक्षा को लाभ होगा कि भविष्य में उस प्रकार की गलती कोई बालक नहीं करेगा, क्योंकि उसको ज्ञात हो जाएगा कि ये गलत है और सही तरीका ये है। तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव था कि पूरे क्लास के सामने ये बताना चाहिए कि ये गलती है और इसको इस प्रकार से सुधार किया जा सकता है, ठीक है। तीसरा विकल्प देखिए, लर्नर्स एरर नीड नॉट टू बी करेक्टेड एट ऑल। यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो शिक्षार्थी गलती कर रहे हैं उनके एरर्स को सुधार करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो ये तो बिल्कुल ही निगेटिव है, आपका उत्तर नहीं होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पहला और दूसरा पे मैंने स्टार लगाया है, ये पॉजिटिव था, लेकिन तीसरा बिल्कुल निगेटिव था, तीसरा मैंने कट कर दिया। चौथा विकल्प देख लीजिए, चौथा विकल्प ये कह रहा है, टीचर्स डू द एरर एनालाइज। एरर एनालाइज यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है। एंड फाइंड पैटर्न्स एंड देन री टीच द क्लेरिफाई द एरियाज ऑफ द लर्नर्स। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए कक्षा में आपने जोड़ का एक प्रश्न दिया, 2 + 2 कितना होता है। एक बच्चे ने उसको 2 + 2 का उत्तर 5 निकाला। अब आप उसको सही करके बता देंगे कि 2 + 2 का मतलब 4 होता है। तो ये जो प्रोसेस हुआ ये हो गया ऑप्शन नंबर 1 कि आपने तुरंत उसको बता दिया कि 2 + 2 का मतलब 4 होता है। मतलब कि जैसे ही उसने गलत बोला, आपने उसको तुरंत सही कर दिया, ठीक है। और दूसरा मतलब जो दूसरा विकल्प है वो ये कह रहा है कि आप पूरी कक्षा के सामने उसको बताएंगे, ठीक है, पूरी कक्षा के सामने बताएंगे कि 2 + 2 का मतलब 5 नहीं बल्कि 4 होता है। तो भविष्य में इस प्रकार की गलती वो सभी अन्य विद्यार्थी नहीं करेंगे, ये दूसरा विकल्प कह रहा है। लेकिन जो चौथा विकल्प कह रहा है ये कह रहा है कि सबसे पहले ये पता लगाएंगे कि क्या उस बच्चे को जोड़ आता भी था या नहीं। आप पहले ये जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एरर एनालाइज का मतलब यही हुआ कि आखिर उसने 2 + 2 का मतलब 5 क्यों लिखा, क्या उसे जोड़ का मतलब नहीं पता था, क्या वो जोड़ जानता भी है या नहीं। तो सबसे पहले ये पता लगाएंगे कि वो जोड़ जानता है या नहीं। अगर नहीं जानता है तो उस पैटर्न को समझ करके कि आखिर उसने गलती क्यों की, फिर उसको पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है रीटीच, मतलब कि उसको जोड़ का कॉन्सेप्ट फिर से बताया जाएगा, किस प्रकार से जोड़ा जाता है, और तब क्लेरिफाई किया जाएगा एरियाज टू द लर्नर्स, और सभी लर्नर्स को एक साथ बताया जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट
एप्रोप्रिएट आंसर था। क्यों? क्योंकि पहला और दूसरा दोनों विकल्प को ये अपने अंदर समाहित किया हुआ है ऑप्शन नंबर 4। तो अब मोस्ट एप्रोप्रिएट होने की वजह से पहला और दूसरा गलत हो जाएगा और चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था ऑडियो लिंग्विज्म रिलाइड हैवली ऑन, यानी कि ऑडियो लिंग्विज्म किस पर ज़्यादा निर्भर करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑडियो लिंग्विज्म को हिंदी में श्रव्य भाषावाद बोला जाता है। श्रव्य मतलब कि सुनना और लिंग्विज्म मतलब कि भाषावाद। ठीक है, अब देखिए श्रव्य की बात की जा रही है, यानी कहीं ना कहीं सुनने से ये रिलेटेड होगा। पहला विकल्प देखिए, ब्रिंगिंग लैंग्वेज टू रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पर अब रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट की बात की जा रही है, ये तो आपको लगेगा कि बिल्कुल पॉजिटिव है क्योंकि ये जीवन से जोड़ने की बात की जा रही है, लेकिन ये विकल्प गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर ऑडियो लिंग्विज्म की बात की गई है। यहाँ पर इस विकल्प से कहीं भी सुनने का बोध नहीं हो रहा है, तो इस वजह से ये विकल्प निगेटिव था। तीसरा देखिए, यूजिंग टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज कहने का मतलब कि अंग्रेजी एंड बैनिश मदर टंग। तो यहाँ पर बैनिश मतलब कि दबाना होता है या फिर इसको खत्म करना होता है। तो ये कहा जा रहा है कि जो टारगेट लैंग्वेज है उसको यूज करना है और मदर टंग यानी कि हिंदी जो भाषा है उसको दबा देना है, उसको खत्म कर देना है। तो ऐसा नहीं होता है ऑडियो लिंग्विज्म में, तो ये गलत है। चौथा देखिए, ट्रांसलेशन फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज। यहाँ पर ट्रांसलेशन की बात ही नहीं होती है ऑडियो लिंग्विज्म में, तो ये भी बिल्कुल गलत हो गया। ऑडियो लिंग्विज्म का मतलब कि श्रव्य की बात की जा रही है, यानी कहीं ना कहीं टेप रिकॉर्डर होगा कुछ और उससे आप चीज़ों को बार बार सुन रहे होंगे, अभ्यास कर रहे होंगे। तो ये ड्रिल एंड प्रैक्टिस है। क्या है? ड्रिल्स एंड प्रैक्टिस है, यानी बार बार आप अभ्यास कर रहे हैं सुन करके उस ऑडियो के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर 2 ड्रिल्स एंड प्रैक्टिस टू फॉर्म हैबिट, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न पूछा गया था, एज अ लैंग्वेज टीचर मतलब एक भाषा शिक्षक के रूप में वी शुड ट्राई टू टर्न, हमें यह प्रयास करना चाहिए आवर स्टूडेंट इनटू सक्सेसफुल डिक्शनरी यूजर्स, कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो शिक्षार्थी हैं, वो एक सफल डिक्शनरी का इस्तेमाल करने वाले बन सके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट वे टू प्रमोट द यूज ऑफ डिक्शनरी, यानी कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा सही रास्ता नहीं है जो कि डिक्शनरी के यूज को प्रमोट कर रहा हो। यहाँ पर नॉट जो निगेटिव होगा वहीं आपका उत्तर होगा। ठीक है, अब चलिए विकल्पों पर ध्यान दे लेते हैं। पहला दिया गया है फाइंडिंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब आप डिक्शनरी में कोई वर्ड चुनते हैं तो उसमें कई डिक्शनरीज में उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच भी दिए गए रहते हैं कि जो वर्ड आप सेलेक्ट कर रहे हैं, जो वर्ड आप खोज रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, वो एक्चुअली उसका वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो ये तो बिल्कुल सही था, चूंकि पॉजिटिव था इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा क्योंकि आपको नॉट निगेटिव वाला चुनना है। दूसरा देखिए, चूजिंग द मीनिंग दैट इज रिलीवेंट इन कॉन्टेक्स्ट। जब भी आप उसका मीनिंग सर्च कर रहे होते हैं तो उससे रिलेटेड वर्ड्स भी वहाँ पर मेंशन किए गए रहते हैं। वहीं कहा जा रहा है चूजिंग द मीनिंग दैट इज रेलिवेंट इन दैट कॉन्टेक्स्ट, मतलब उस विषय से संबंधित, उस कॉन्टेक्स्ट से संबंधित जो अलग वर्ड है वो भी यहाँ पर चूज करना होता है। तो ये भी पॉजिटिव था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, हाउ द वर्ड इज स्पेल्ड। जब आप उस वर्ड का स्पेलिंग जानेंगे तभी तो सर्च करेंगे, तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव था, इस वजह से उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 ये कहता है रीचिंग द टीचर फॉर एवरी न्यू वर्ड, यानी कि प्रत्येक नए शब्द जब बच्चे को मिलेगा तो वह तुरंत शिक्षक के पास जाएगा। ये विकल्प बिल्कुल निगेटिव है। क्यों? क्योंकि आप बच्चे को डिक्शनरी यूज करना सिखा रहे हैं, तो जब कोई नया वर्ड मिला तो उसे टीचर के पास ना जाकर के डिक्शनरी में सर्च करना चाहिए था। तो यही विकल्प चूंकि निगेटिव था, इस वजह से यही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑथेंटिक लिसनिंग। ऑथेंटिक मतलब प्रामाणिक और लिसनिंग मतलब कि सुनना, श्रवण की बात की जा रही है। और ये पूछा जा रहा है कि ऑथेंटिक लिसनिंग का एग्जाम्पल कौन सा है। ठीक है, अब देखिए विकल्पों में अगर ध्यान देंगे आप तो पहला विकल्प दिया गया रीडिंग अलाउड, यानी तेजी से पढ़ना, तेज पढ़ना। यहाँ पर देखिए रीडिंग का मतलब होता है पठन कौशल से ये संबंधित है और प्रश्न में आपसे लिसनिंग की बात की गई है, इस वजह से पहला गलत हो गया। दूसरा देखिए स्टोरी टेलिंग मतलब कि ये बोलने से संबंधित है और प्रश्न में लिसनिंग की बात की गई है, इस वजह से ये भी नहीं होगा। चौथा देखिए सिंगिंग अ सॉन्ग मतलब कि कहीं ना कहीं ये वाचन से जुड़ा हुआ है, बोलने से जुड़ा हुआ है और प्रश्न में लिसनिंग की बात की गई, इस वजह से ये भी नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3 रेडियो ब्रॉडकास्ट, ये रेडियो के माध्यम से आप सुनते हैं तो इसमें लिसनिंग भी आ गया। और चूंकि रेडियो एक ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, इस वजह से ये ऑथेंटिक भी है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एज ए टीचर ऑफ लैंग्वेज
वी शुड हैव डैश नॉलेज ऑफ ग्रामर, मतलब है कि एक भाषा शिक्षक के रूप में हमें ग्रामर का किस प्रकार का नॉलेज होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 बोथ इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि अंतर्निहित एवं स्पष्ट नॉलेज होना चाहिए ग्रामर का। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, द सक्सेस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट डिपेंड्स ऑन। डायग्नोस्टिक टेस्ट कहने का मतलब हिंदी में इसे निदानात्मक परीक्षण बोला जाता है, यानी कि जब किसी संप्रत्यय या फिर किसी पाठ को पढ़ाने के बाद से शिक्षक ये जांचना चाहे कि बच्चे को इस पर्टिकुलर संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है, तो ये जांचने के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है। ठीक है, यानी कि कहाँ पर दिक्कत आ रही है इसका पता लगाना। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में आप देखेंगे तो लर्निंग गैप की बात की जा रही है, यानी कि बच्चे को कहाँ पर दिक्कत है उसको एक्सेस किया गया, और साथ ही साथ द कॉज ऑफ लर्निंग गैप्स, यानी उसका कारण क्या है, आखिर बच्चे को इस प्रकार की दिक्कत क्यों आ रही है, ये जानना, ये आइडेंटिफाई करना ही डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य है, और इसकी सफलता भी इसी पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, इन द लैंग्वेज क्लासरूम, यानी कि भाषा की कक्षा में अ चाइल्ड ऑफन फेसेज प्रॉब्लम, यानी कि प्रायः उसे दिक्कत आती है इन लर्निंग हिज हर फर्स्ट लैंग्वेज एट स्कूल बिकॉज, यानी कि जो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज है, जैसे कि हिंदी भाषी राज्य है तो हिंदी उसका प्रथम मदर टंग लैंग्वेज होगा। क्यों? क्योंकि जब वो जन्म लिया होगा तो उसके आसपास आस पड़ोस में वो हिंदी भाषा को सुन रहा होगा, तो वो हिंदी भाषा को एक्वायर किया होगा, अर्जन किया होगा, भाषा का अर्जन किया होगा। तो ये बोला जा रहा है कि चूंकि वो स्टार्टिंग से हिंदी वो जानता है, फिर भी जब स्कूल में उसको हिंदी पढ़ाया जाता है तो उसको दिक्कत आती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि देखिए, जब उसे जब वो अपने इन्वायरमेंट से हिंदी को सीख रहा होता है तो हिंदी के ग्रामर्स और रूल्स के बारे में चर्चा नहीं की जाती है, बल्कि वो इन्वायरमेंट में जिस प्रकार से लोगों को रिएक्ट करते हुए देखेगा उसी प्रकार से वो भी रिएक्ट करना सीख जाएगा। अब अगला बंदा, मान लीजिए उसके इन्वायरमेंट में अगला बंदा कोई हिंदी लैंग्वेज को गलत तरीके से बोल रहा है। गलत तरीके से कहने का मतलब कि जैसे देखिए, हम लोग बोलते हैं, अगर उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें तो अगर पर्टिकुलर किसी सिंगुलर व्यक्ति की भी बात करें, एक वचन की बात करें, अगर यहाँ पर बोला जाता है कि हम खाना खाने जा रहे हैं, यहाँ ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ हम खाना खाने जा रहे हैं, खाना खाने जा रहे हैं, तो ये सिंगुलर है। किसी एक व्यक्ति ने ऐसा बोला कि हम खाना खाने जा रहे हैं, जबकि एक्चुअल में जो हम होता है वो प्लूरल होता है, यानी कि हम का मतलब, कहने का मतलब कि बहुत सारे लोग एक साथ खाना खाने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये ग्रामेटिकली एरर है, और यूपी और बिहार के लोग अधिकतर हम का प्रयोग करते हैं, मैं का प्रयोग नहीं करते हैं। और अगर आप दिल्ली या फिर थोड़ा पश्चिमी भारत की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर हम की जगह मैं का प्रयोग किया जाता है, या फिर थोड़ा साउथ की साइड में जाएंगे तो वहाँ पर मैं का प्रयोग किया जाता है। मैं कहने का मतलब कि यहाँ पर अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो ये सिंगुलर हो गया। तो देखिए, बचपन से भले ही वो हिंदी इन्वायरमेंट में था, फिर भी चूंकि वो ग्रामेटिकल सीक्वेंसेस को नहीं जान रहा है, ग्रामेटिकल चीज़ों को नहीं जान रहा है, इस वजह से वो गलती करता है। तो यहाँ पर उसको मैं का यूज करना चाहिए था, ना कि हम का यूज करना चाहिए था। ठीक है, तो आखिर वो गलती क्यों कर रहा है, और वो जब स्कूल में पढ़ता है तो उसके सामने कठिनाई क्यों आती है? क्यों? इसलिए कठिनाई आती है कि अब उसे ग्रामर पढ़ाया जा रहा है, और जो चीज़ें उसने इन्वायरमेंट से सीखी थी वो उसका विरोध कर रहा था। क्यों? क्योंकि अभी तक तो वो बोलते आ रहा था कि हम पढ़ने जा रहे हैं, हम खाना खाने जा रहे हैं, लेकिन अचानक से जब उसको पता चलेगा कि हम लोग गलत यूज कर रहे थे, एक्चुअली वहाँ पर मैं होना चाहिए, क्योंकि मैं एक सिंगुलर हूँ, और सिंगुलर के तौर पर क्रिया और अन्य सभी चीज़ों का यूज होगा, यानी वर्ब और उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब, उन सब के अकॉर्डिंग ही उसका यूज होगा, जो कि अभी तक वो अपने अनुसार अपने इन्वायरमेंट में जिस प्रकार से सीखा था उसके हिसाब से किया था। और चूंकि ये दोनों कंट्राडिक्ट करती हैं, इस वजह से पहला वाला उसका विरोध करता है और इसीलिए उसको दिक्कत आती है। अब दिए गए ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर 2, स्कूल लैंग्वेज इज मोर फॉर्मल देन होम लैंग्वेज, यानी कि जो स्कूल की लैंग्वेज है वो ज़्यादा औपचारिक है घर के लैंग्वेज से, यानी कि जो आपने घर पर लैंग्वेज को एक्वायर किया था हिंदी भाषा को, उससे फॉर्मल है, जो कि आपको स्कूल में सिखाई जाएगी, क्योंकि स्कूल में सिखाई जाने वाली पूरे तरीके से ग्रामर के नियमों पर ही आधारित होती है, और जो आपने इन्वायरमेंट से सीखा वो ग्रामर के नियमों के बगैर सीखा था, इस वजह से दिक्कत आती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, स्टोरी टेलिंग हेल्प्स स्टूडेंट्स टू, यानी कि कहानी कथन किस प्रकार से छात्रों की हेल्प करता है। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर 4, डेवलप्ड देयर इमेजिनेशन, यानी कि कल्पनाशीलता को बढ़ावा देता है। जैसे कि कहानी जब आप किसी को सुनाएंगे तो उसको सुनाया जाता है कि एक राजा था, एक बार जंगल में वो शिकार करने गया, जहाँ पर उसने शेर का शिकार किया, तो
ये चीज़ें वो रियल में देख नहीं रहा है या फिर रियल में उसने देखा नहीं है, लेकिन वो इमेजिनेशन करता है कि राजा इस प्रकार से होगा, इसके बाद से वो जंगल में जा रहा होगा घोड़े पर बैठ करके, उसके बाद से अचानक से शेर आ गया होगा, उसके बाद से शेर का उसने वध कर दिया होगा। तो ये इमेजिनेशन है, यानी कि वो कल्पना कर रहा है कि इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप घटनाएं घटी होंगी। तो स्टोरी टेलिंग बच्चों में कल्पनाशीलता को बढ़ावा देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 डेवलप देयर इमेजिनेशन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू एसेस, एसेस मीन्स आकलन करना या फिर मूल्यांकन करना, द राइटिंग स्किल ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि बच्चे की जो लेखन कौशल है उसको किस प्रकार से सबसे अच्छे वे में मूल्यांकन किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 देखिए, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द चैप्टर ऑफ द टेक्स्ट बुक, यानी कि किताब में जो प्रश्न दिए गए हैं उसका उत्तर लिख करके। तो ये विकल्प बिल्कुल निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? क्योंकि आप किताब में जो प्रश्न दिया गया रहेगा निश्चित तौर पर वो किसी चैप्टर से पूछा गया रहेगा। अब चैप्टर के से पूछे जाने की वजह से वो उसका जो उत्तर होगा वो एक तरीके से बंद उत्तर वाले प्रश्न हो जाएंगे, यानी कि वो अपना ना तो इमेजिनेशन लगाएगा, ना अपनी क्रिएटिविटी लगाएगा और ना ही कुछ नया मौलिक तरीके से सोच पाएगा। जो चीज़ें उसने पुस्तक में पढ़ी है उसी में से उत्तर देने के लिए वो बाध्य होगा। तो ये उसके राइटिंग स्किल का मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त नहीं होगा। दूसरा देखिए, डिक्टेशन कहने का मतलब कि जो इमला बोला जाता है, जैसे प्राइमरी के बच्चों को आप लोग देखे होंगे, इमला बोला जाता है और वो सुन करके शब्दों को लिखते हैं या फिर एक तरीके से पैराग्राफ को लिखते हैं। तो ये भी इसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें आप बोल रहे हैं वही बच्चा लिखेगा, जबकि बच्चा अपने स्तर पर मौलिक चीज़ें सोच पा रहा है या नहीं, इसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि आपने जो बोला है उसे ही तो लिखना है उसे। चौथा देखिए, कंपटीशन ऑफ गुड हैंड राइटिंग। देखिए राइटिंग स्किल की बात की जाती है तो हैंड राइटिंग से मतलब नहीं है, यहाँ पर मतलब होता है कि उसका खुद का मौलिक विचार है या नहीं। ठीक है, तो ये विकल्प निगेटिव था। ऑप्शन एक ही बचा, ऑप्शन नंबर 3, राइटिंग देयर एक्सपीरियंसेज। अब देखिए, अब अगर अपना अनुभव वो खुद लिखेगा, मान लीजिए वो कहीं मेले में गया है और उसको बोला गया कि आप मेले के बारे में वर्णन कीजिए, तो वो अपना अनुभव खुद लिख रहा है कि पहले मैं अच्छे कपड़े नए कपड़े पहन करके मेले में गया, उसके बाद से वहाँ पर क्या क्या देखा, ये चीज़ें मैंने खाई। तो जब अपना एक्सपीरियंस खुद से लिखेगा तो वो पता चलेगा कि उसके विचार कितने मौलिक हैं, या फिर किताब से रटी रटाई चीज़ उतना नहीं लिख रहा है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है उसकी राइटिंग स्किल को जाँचने का। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, बिगनिंग बाय गिविंग द रूल्स फर्स्ट, यानी कि पहले नियम बता करके थ्रू एन आइसोलेटेड इलस्ट्रेशन, उसके बाद से अलग अलग दृष्टांत के माध्यम से, यानी कि अलग अलग उदाहरण दे करके फिर अभ्यास के माध्यम से नियमों को पढ़ाना। ठीक है, यानी कि पहले नियम बताया जा रहा है, फिर अलग अलग उदाहरण दिए जा रहे हैं, फिर उसके बाद से अभ्यास के माध्यम से उसको नियम बताया जा रहा है। तो ये क्या है? तो ये मेरिट ऑफ डिडक्टिव अप्रोच है। डिडक्टिव अप्रोच में क्या होता है? पहले नियम बताया जाता है, ठीक है, उसके बाद से उदाहरण बताए जाते हैं। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि पहले तो नियम बता दिया जा रहा है, उसके बाद से विभिन्न उदाहरण दिए जा रहे हैं, फिर नियम की प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो ये क्या है? तो ये मेरिट है, क्या है? गुड है डिडक्टिव अप्रोच का। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, द एक्टिविटीज यानी कि क्रियाकलाप शुड प्रेजेंट द ग्रामेटिकल आइटम इन क्लियर एंड इंटरेस्टिंग वे, यानी कि स्पष्ट और इंटरेस्टिंग वे में एक्टिविटीज़ के माध्यम से उसको ग्रामेटिकल आइटम बताना चाहिए। क्यों बताना चाहिए, ऐसा पूछा जा रहा है। चौथा देखिए, इट हेल्प्स लर्नर्स टू मॉनिटर देयर वर्क, यहाँ पर ग्रामर की बात की जा रही है, उनके वर्क का ग्रामर से कोई लेना देना खास नहीं है, तो इस वजह से आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा देखिए, हेल्प्स लर्नर्स टू फील फ्री टू डू इट और अवॉइड इट, मतलब कि इसे करो या फिर इसे छोड़ दो, इस प्रकार का सेंस आ रहा है, तो ये निगेटिव है, उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, हेल्प्स लर्नर्स टू मेमोराइज, रटना, याद करना, मेमोराइज करना, ये सभी चीज़ें निगेटिव होती हैं, उत्तर कभी नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, हेल्प्स लर्नर्स टू डू देम एंड इंटरनलाइज द स्ट्रक्चर, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, इन लिटरेचर देयर इज डैश ऑफ मीनिंग्स, तो ये मल्टीपल लेवल्स मीनिंग इंक्लूड किए रहता है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, फंक्शनल आस्पेक्ट्स ऑफ द लैंग्वेज गेंड मोमेंटम विथ द डैश ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, तो ये कम्युनिकेटिव अप्रोच इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, हम लोग वीडियो के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। अभी तक का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगला प्रश्न पूछा गया था, अ लिटरेरी टेक्स्ट
यानी कि एक साहित्य से जुड़ा हुआ लेख कैन बी यूज्ड इन अ लैंग्वेज क्लास, एक भाषा की कक्षा में यूज किया जा सकता है। फॉर टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ, मतलब कि क्या सीखने के लिए यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, इससे नए नए वोकेबुलरी यानी कि नए नए शब्दों का ज्ञान होगा और लैंग्वेज फंक्शंस का ज्ञान होगा। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ग्रामर टीचिंग, मतलब कि ग्रामर शिक्षण के संदर्भ में कौन सा सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3, ग्रामर इज टू बी ट्रीटेड इन कॉन्टेक्स्ट, यानी कि संदर्भ में ग्रामर को पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही सीटेट दिसंबर 2021 के सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।